प्रिय विद्यार्थियों, बी बार द्वितीय की हिंदी साहित्य की क्लासों में आपका स्वागत। आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी नाटक, निबंध एवं स्पष्ट गद्य विधाएं, जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। और इसी प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कल हमने या उससे पूर्व क्लास में हमने नाटक का अर्थ और नाटक विधा को लेकर जो विद्वानों के जो विचार थे, मतभेद थे, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और उसके बाद ने ये कहा था कि नाटक के हम आवश्यक तत्व पढ़ेंगे, लेकिन आज आवश्यक तत्वों ने पढ़ करके मैं कुछ पॉइंट जो हमारे कल जो पीछे रह गए थे उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो नाटक होते हैं उसके अंतर्गत 3 बातें मैं बताई थी, और 3 बातें मैंने आपको बताने के परिणाम स्वरूप देखिए 5 प्रकृति, 5 कार्यावस्थाएं और 5 संधियां। तो नाटक के अंतर्गत जो है जो विशेषता होती है, ठीक है ना, नाटक में, ठीक है। अब मैं तीनों को यहाँ पर संक्षिप्त में वापस में समझाना चाहता हूँ। नाटक के अंतर्गत जैसे नाटक की टाइटल आज बोलेगा, नाटक की 5 प्रकृति। क्या है भैया? 5 प्रकृति। नाटक होता है उसकी 5 प्रकृतियां होती हैं। ध्यान देने की बात है, 5 प्रकृतियां मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। ध्यान देने की बात है, 5 प्रकृतियां देखिए, 1 2 3 4 और ये 5 5 प्रकृतियां। और सबसे पहले प्रकृति है, एक है बीज। क्या है? बीज, ठीक है ना। बीज के बाद में आता है हमारा सबसे पहला था, दूसरा बोलते हैं उसको बिंदु, फिर होता पताका। क्या आएगा? पताका। चौथा है हमारा प्रकरी, और 5 है कार्य। 5 क्या बच्चों? ये कार्य। ये नाटक की 5 प्रकृतियां हैं। और इसी प्रकार से नाटक की 5 कार्यावस्थाएं, कार्यावस्थाएं 5 कार्यावस्थाएं, ठीक है ना। इसमें भी ध्यान देंगे आप लोग। देखिए, इसमें सबसे पहला है आरंभ, दूसरा है प्रयत्न, तीसरा प्रत्याशा, चौथा है हमारा, इसी का ध्यान देंगे आप लोग विशेष तौर से, नित्याप्ति, और अंतिम इसका जो है फलागम। क्या बोलेंगे इसको? फलागम। इसी प्रकार से 5 जो इसके नाटक की और एक संध्या होती है, उस संध्या के बारे में बता दूं। नाटक की ये संध्या क्या बोलेंगे? नाटक की 5 संध्या। देखिए, पहली संधि है, आप लोग ध्यान देने की बात है। पहली संधि में आपको सबसे पहले बता दूंगा है ये मुख संधि। क्या बोलते हैं उसको? मुख। दूसरा बोलते हैं प्रतिमुख, तीसरा बोले गर्भ, ठीक है ना। चौथी संधि जो विशेष अंश उसका नाम है, ध्यान देने की बात है, मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, ठीक है ना। और चौथी संधि को हम बोलेंगे, विशेष रूप से ध्यान रखना है, अवमर्श संधि। क्या बोलेंगे इसको? अवमर्श संधि। 5 ही है निर्वहन संधि। कौन सी है? निर्वहन संधि। ध्यान देने की बात है, ये कल मैं आपको नाटक के लक्षण के अंतर्गत बताया था कि नाटक की 5 प्रकृतियां, नाटक की 5 कार्यावस्थाएं, नाटक की 5
संध्याएं होती हैं नाट्य के लक्षण के अंतर्गत, नाट्य की विशेषताओं के अंतर्गत। तो मैं वापस इस संधियों को एक एक पॉइंट को आपको मैं थोड़ा संक्षेप में समझाना चाहता हूं, जो आप लोग ध्यान देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, नाटक की जो 5 प्रकृतियां हैं उसका सबसे पहला एक आता है बिंदु। बिंदु से तात्पर्य होता है कोई कथा वस्तु होती है और उस कथा वस्तु का जो प्रारंभ होता है और उसमें कथा वस्तु का जो नायक होता है उस कथा को प्रारंभ करने से करते ही संक्षिप्त में स्व उद्देश्य की दृष्टि, उसका उद्देश्य संक्षिप्त में हमें जो बता देता है और वो ही उद्देश्य धीरे 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 करते करते पूरी कथा में चलता रहता है, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बीज बोलते हैं, है ना। यानी किसी कथाकार द्वारा या उसका मुख्य पात्र द्वारा या उसके मुख्य नायक द्वारा किसी कथन का या किसी उद्देश्य को प्रारंभ में ही संक्षिप्त में बता देना, वो बीज कहलाता है। और जिस प्रकार से कोई बीज होता है हम धरती में बोते हैं या अंकुरित होता है, तो वो धीरे 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 पल्लवित होकर एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार से बीज भी किसी नाटक विधा या नाटक का एक प्रारंभिक रूप है जो धीरे 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 वो नाटक के विस्तार करता में वो आगे बढ़ता रहता है। दूसरा बिंदु आता है, दूसरा है हमारा टॉपिक है बिंदु। ये 5 की प्रकृतियों के अंतर्गत बिंदु दूसरा आता है। इसके अंदर देखिए क्या होता है कि इसके अंदर कथानक यानी जो कथा होती है जो विस्तार से चलती है और उस कथा के साथ ही एक अवान्तर कथा जो गौण कथा कहलाती है वो उनके साथ चलती है, लेकिन वो समाप्त तो नहीं होती है। लेकिन समाप्त नहीं होती। दूसरी बात ये भी कभी कभार वो समाप्त भी हो जाती है, लेकिन समाप्त नहीं होने के साथ ही साथ वो अपना संबंध विच्छेद नहीं करती और वो पूरे कथा के साथ में चलती रहती हैं। इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बिंदु। तो तीसरी प्रकृति हमारी पताका। ध्यान दीजिए, इसको पताका भी बोलता है, कहीं पर पताका भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। पताका का मतलब है जो नाटक के अंतर्गत जो कथा चलती है, प्रधान कथा चलती है, और उस प्रधान कथा के साथ ठीक है ना, उस प्रधान कथा के साथ साथ कोई मध्य में कोई कथा प्रारंभ हो जाती है। मध्य में जो कथा प्रारंभ हो जाती है और वो कथा मध्य में जो प्रारंभ कथा होती है जो प्रधान कथा के अंत तक चलती रहती है, अंत तक जो चलती रहती है उस कथा को बोलते हैं अपन पताका। जैसे अपन रामायण आप लोगों ने देखी होगी और रामायण के अंदर एक बहुत ही बड़े एक वीर योद्धा पात्र हमारे सामने उभर कर आते हैं और वो है सुग्रीव। कौन सी कथा? सुग्रीव की कथा, जो कहां है बीच में प्रारंभ होती और अंत तक सुग्रीव का जो कथा का बखान वो चलता रहता है। इसको बोलते हैं अपन पताका। नाट्य की 5 ही प्रकृति के अंतर्गत आता है प्रकरी। प्रकरी का मतलब वो होता है कि जो कथा चल रही है और उसी कथा के बीच में कोई अन्य कथा प्रारंभ हो जाती है, मध्य में कोई कथा प्रारंभ हो जाती है और कुछ समय तक चल करके वो बाद में समाप्त हो जाती है। ऐसी कथा को, ऐसे बिंदु को हम क्या बोल देंगे? अपन प्रकरी बोलेंगे, ठीक है ना। प्रकरी अर्थात रामायण अपन देखते हैं और रामायण में देखते समय हमें 2 कथाएं और भी कथाएं हमारे सामने देखने को मिलती है, हम देखते हैं, उसको सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर संक्षिप्त जैसे एक होता है जटायु, नाम सुना होगा आप लोगों, सबको पता होगा जटायु एवं सबरी की कथा कुछ समय से चलती है और फिर बाद में क्या हो जाती है? वो समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से कथा के मध्य में कोई कथा प्रारंभ होती है या प्रधान कथा के मध्य में कोई कथा प्रारंभ होती है और कुछ समय पश्चात वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसी कथा को क्या बोलते हैं? प्रकरी कथा कहते हैं। एक अंतिम है कार्य। नाटक की जो 5 प्रकृतियां हैं उसके अंतर्गत कार्य एक प्रधान ये भी करते हैं। एक क्या करता है कि जो कथा की अवस्था होती है, जो नाटक के अंदर जो कथा होती है, ठीक है ना, वो धीरे धीरे मुख्य लक्ष्य तक पहुंचाती है। किस तक जाती है? मुख्य लक्ष्य तक। मुख्य लक्ष्य तक जो कथा पहुंचाने का जो कार्य कथा उसको बोलते हैं कार्य। और ये कार्य मुख्य जो प्रकृति कार्य है और ये मुख्य लक्ष्य तक पहुंचाती हैं और उस मुख्य लक्ष्य तक पहुंचाने में उसमें 5 कार्य अवस्थाओं का संयोग होता है। क्या होता है? 5 कार्य अवस्थाओं के इसमें संयोग होता है, तभी ये मुख्य परागम की ओर या मुख्य कार्य की ओर या मुख्य लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, ये नाट्य की 5 प्रकृतियां आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। पहली है बीज, तो दूसरी है बिंदु, तीसरी है पताका, चौथा है प्रकृति और पांचवा है कार्य। ये नाट्य की 5 प्रकृतियां हैं। तो दूसरी ओर देखिए, अब मैं वापस इसी के साथ ही जब कोई मुख्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 5 अवस्थाएं या 5 कार्य अवस्थाएं इसके साथ सहयोग में जुड़ी होती हैं, तभी वो मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको अब 5 कार्य अवस्थाएं कौन सी हैं उसके बारे में संक्षिप्त बताना चाहता हूं। जैसे इसमें होता है प्रारंभ। अपन कोई भी कथा पढ़ते हैं या कोई भी नाटक देखते हैं या हम उसका रसास्वादन करते हैं या नैना विलाप प्राप्त करते हैं, तो कोई भी कथा प्रारंभ होती है तो दर्शक होते हैं या ऑडियंस होते हैं या हम पाठक होते हैं, उसको पढ़ते हैं देखते समय तो हमारे मन में जो उत्सुकता प्रारंभ होती है, क्या होती है? उत्सुकता प्रारंभ होती है, उसी को अपन कहते हैं आरंभ। क्या बोलते हैं? उत्सुकता या जिज्ञासा। जिज्ञासा उत्पन्न होना किसको? किसी कथा को देखते समय या पढ़ते समय या उसका पाठालोचन करते समय इस प्रकार की जो क्या होती है, उत्सुकता प्रारंभ होती है, जिज्ञासा प्रारंभ होती है, उत्पन्न होती है, उसको अपन बोलते हैं आरंभ। नाटक की कार्य अवस्था का मुख्य बिंदु कहलाता है आरंभ। इसी का एक दूसरा है प्रयत्न, यानी प्रयत्न, ठीक है ना। नाटक की कथा वस्तु को या उस कथा को पढ़ने की जिज्ञासाएं क्या होती है? जिज्ञासाएं शांत करने के लिए जिज्ञासा और बढ़ती है हमारी, उत्पन्न, ठीक है, उत्सुकता बढ़ती है। तो ऐसे स्थिति में उस कथा को पढ़ने के लिए हम उपाय एवं अनेक चेष्टाएं क्या करते हैं? अनेक चेष्टाएं करते हैं। तो ऐसे स्थिति में उसको बोलते हैं अपन प्रयत्न, ठीक है ना। उसके पश्चात तीसरा पॉइंट आता है इसी का कार्यावस्था का प्रत्याशा। प्रत्याशा क्या होता है? देखिए विद्यार्थियों, कि हम कथा को देखते हैं, सुनते हैं तो प्रारंभ उत्सुकता होती है, और उत्सुकता होती है तो उस उत्सुकता के बाद हम उसके बारे में उपाय और अनेक चेष्टाएं करते हैं, ठीक है। अनेक चेष्टाएं करने के परिणाम स्वरूप उस कथा का रसास्वादन करते समय हमारे मार्ग में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। बाधाएं उत्पन्न होना है, क्या होता है? बाधाएं उत्पन्न होना, बाधाएं उत्पन्न होना, ठीक है ना। बाधाएं हमारे उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है ना। और फलागम में बाधा उत्पन्न हो, फल की प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपन प्रत्याशा। एक आता है नित्याप्ति। चौथा पॉइंट आता है कार्यावस्था का नित्याप्ति। नित्याप्ति का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, कि हम बाधाएं आती हैं, हम उस बाधाओं को दूर करने के लिए फलागम की जो फल प्राप्त होता है, हमें फल प्राप्त जो होता है, फल प्राप्त जो होता है वो निश्चित हो जाता है। क्या हो जाता है? निश्चित हो जाता है। फल हमें निश्चित फल प्राप्ति की जो दशा होती है निश्चित हो जाती है, उसी दशा को हम बोलते हैं नित्याप्ति। क्या बोलते हैं बच्चों? नित्याप्ति। और अंतिम में, ठीक है ना, हम किसी कथा को पढ़ते हैं और हम वो फल प्राप्त हो जाता है, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, हमारी जिज्ञासा शांत हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फलागम। ये नाट्य की 5 कार्य अवस्थाएं होती हैं। यहां तक तो आपको, जहां तक मैं समझता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार के 5 नाटक, यानी नाटक की 5 कुछ संज्ञा हैं जो मैंने आपको पूर्व में पहले नाटक के लक्षण के अंतर्गत बताया था। देखिए, पहली संधि है मुख्य संधि, दूसरी है प्रतिमुख संधि, ठीक है ना, प्रतिमुख संधि, प्रतिमुख संधि, फिर है क्या बोलते हैं? गर्भ संधि, फिर अवमर संधि, और 5 है निर्वहन संधि। देखिए, मुख्य संधि ध्यान देने की बात है। मुख्य संधि में क्या होगा? बीज प्लस आरंभ, यानी मुख्य संधि के अंदर क्या होगा? बीज नामक प्रकृति एवं आरंभ नामक कार्य अवस्था के संयोग से मुख्य संधि का उत्पन्न होती है, ठीक है ना। यानी बीज नामक प्रकृति एवं कार्य नामक कार्य अवस्था से, यानी आरंभ नामक कार्य अवस्था से उत्पन्न मुख्य संधि उत्पन्न होती है। तो दूसरा है प्रतिमुख। प्रतिमुख संधि वो कहलाती है, यानी जो बिंदु नामक प्रकृति एवं
प्रयत्न नामक कार्यावस्था के से संयोग से ये बिंदु नामक प्रकृति उत्पन्न होती है। कौन सॉरी प्रतिमुख नामक संधि उत्पन्न होती है, यानी बिंदु प्लस प्रयत्न, बिंदु प्लस प्रयत्न के संयोग से बिंदु नामक प्रकृति प्रयत्न नामक कार्यावस्था के संयोग से प्रतिमुख संधि उत्पन्न होती है। तीसरा हमारा आता है, तीसरे में क्या है, पताका नामक, यानी पताका प्लस, ठीक है ना, पताका प्लस प्रत्याशा के संयोग से एक गर्भ संधि उत्पन्न होती है। और चौथी जो संधि अमर्ष संधि, अमर्ष संधि में क्या है, प्रकरी, ध्यान दीजिए, प्रकरी नामक क्या होता है बच्चों, प्रकृति नामक प्रकृति एवं नित्याप्ति प्लस नित्याप्ति नामक कार्य अवस्था के सहयोग से अमर्ष संधि उत्पन्न होती है। और अंतिम है निवरण संधि। निवरण संधि में क्या होगा, कार्य नामक का प्रकृति, ठीक है, और इसी प्रकार से फलागम नामक प्रकृति क्या होती है, फलागम नामक क्या होती है, कार्य अवस्था के संयोग से इसमें क्या होता है, निवरण संधि होती है। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें मुख में इन दोनों के सहयोग से मुख संधि उत्पन्न होती है। प्रतिमुख में बिंदु प्लस प्रयत्न के सहयोग से बिंदु प्लस प्रयत्न के सहयोग से प्रतिमुख संधि उत्पन्न होती है। गर्भ में पताका प्लस प्रत्याशा के सहयोग से गर्भ संधि उत्पन्न होती है। तो इसी प्रकार से अमर्ष में प्रकरी एवं नित्याप्ति के सहयोग से ये होती है। इसमें क्या होती है, ध्यान दीजिए, इसमें निराशाएं उत्पन्न होती है। तीसरे ध्यान, निराशाएं, ठीक है, और इसमें आशाएं उत्पन्न होती है। क्या हो जाती है बच्चों, आशाएं, ठीक है ना, और अंत में इसमें लक्ष्य की पूर्ण प्राप्त हो जाती है। तो इस आज इतना ही, ध्यान दीजिए, ये नाटक की 5 प्रकृतियां, ये नाटक की 5 कार्यावस्थाएं, ये नाटक की 5 संध्या होती हैं। ये संक्षेप में आपको बताना चाहता था, इसलिए मैं आपको संक्षिप्त बताया। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास जब होगी और हम चैप्टर पढ़ेंगे। ओके।